को ओके, कितने लोग आ गए? 17 आ गए। तो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ, डाउट में कम ही लोग आते हैं। आधे लोगों को क्या डाउट नहीं होता ना। आधे क्या मतलब 80% लोगों को डाउट नहीं होता है। कुछ ही लोगों को डाउट होता है। स्कॉलर है ना सब। कुछ अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो डाउट कहाँ से आएगा? सॉल्व करने पर ही डाउट आता है ना। तो डायरेक्ट जेई का एग्जाम देंगे वो। फिर वहां पर उन्हें डाउट आएंगे। जेई का एग्जाम देंगे तब डायरेक्ट डाउट आएंगे उन्हें, उससे पहले कोई डाउट नहीं आएंगे। उससे पहले सब क्लियर है उनका। ठीक है, वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करें क्या? ओके सो पहले ऐसा करते हैं, TWT का कोई डाउट है क्या, वो ले लेते हैं। वैसे सॉल्यूशन हमने सेंड किया था कल, जो टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था उसका कोई डाउट है तो वो ले लेते हैं। डाउट बोलो अगर कोई है तो। TWT में TWT टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं, गेट क्यूब की बात नहीं कर रहे अभी, उस पर बाद में चलेंगे। 29, 29, 32, 33, 29, 30, 32, 33, ठीक है, यही है ना। चलो 29 क्या है एक बार देख लेते हैं। हाँ, सो 29 में क्या है, इन हाइड्रोजन एटम विच ट्रांजिशन प्रोड्यूस ए फोटोन विद द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन कब होगा, जब फर्स्ट ऑर्बिट इन्वॉल्व होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर किस, अच्छा सॉरी 29 दूसरा है, मैं 28 पढ़ रहा था। हाँ, इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड्स फ्रॉम ए लेवल n to 1, तो इलेक्ट्रॉन जो है n से 1 में आ रहा है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू बामर सीरीज आर 2। अब वो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। बट जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो बामर सीरीज में दो लाइन आ रही है। अब बामर सीरीज में दो लाइन आ रही है, तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। दो लाइन देखो बामर सीरीज में कब आ सकती है, जब ऐसा ट्रांजिशन हो ना, मतलब कि हमारे पास ये देखो, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 हुआ, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 हुआ तो बामर सीरीज में तीन लाइन आ सकती है। ओके, सो बामर सीरीज में दो लाइन कब आ सकती है, जब n का वैल्यू क्या हो, n का वैल्यू क्या हो, 4 हो। ओके, तो यहां से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं। ओके, तो अब देखो द टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू बामर सीरीज आर 2, तो वो हमें यहां से पता चला था कि हमारे पास बामर सीरीज में दो लाइन तभी आ सकती है जब इलेक्ट्रॉन कहां से हो, फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा हो, लोअर ऑर्बिट्स में। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n, वो बोल रहा है कि अगर n लेवल मतलब इस nth ऑर्बिट से निर्वेद फिफ्थ ऑर्बिट से, देखो डायरेक्ट आएगा तो वो फिफ्थ ऑर्बिट से अगर आया तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 5 हो गई ना भाई, हमें सॉरी नंबर ऑफ लाइंस 3 हो गई ना, हमें तीन लाइन नहीं चाहिए, हमें दो ही लाइन चाहिए। मतलब हायर ऑर्बिट जो है वो कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट ही है, वहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, नंबर ऑफ लाइंस हमें बामर में दो तभी मिल सकती हैं जब हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आए, मतलब n की वैल्यू 4 हो। तो अब वो क्या बोल रहा है कि इस फोर्थ ऑर्बिट से, मतलब nth ऑर्बिट को हम क्या है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कुछ एनर्जी देंगे,
और कितना एनर्जी देंगे 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो याद है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, याद है हमने क्या बोला था कि अगर हम जो रिक्वायर्ड एनर्जी, अब देखो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या है, फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या है उसकी, एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा, -13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, जो कि क्या होता था, अगर याद हो तो -0.85 होता था। तो फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का -0.85 है। अब तुमने उसको अगर इंफिनिटी पे लेके जाना है तो 0.85 एनर्जी देना पड़ेगा। ये हम बोल सकते हैं कि हमने एनर्जी कितना दिया, एनर्जी दिया है यहाँ पर 13.6, उसमें से इतना एनर्जी वो यूज करेगा सरफेस तक आने में, तो जो बचा हुआ एनर्जी वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो 13 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आंसर हो जाएगा, और वो क्या होगा 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या है -0.85 है, अगर उसको तुम 0.85 दे दोगे तो वो इंफिनिटी पे चला जाएगा। ओके, 0.85 दोगे तो इंफिनिटी पे गया, तो इंफिनिटी पे जाने के लिए 0.85 चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा दे देंगे तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा 29 के बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट किसमें डाउट है, 30, ठीक है 30 में देख लेते हैं। सो 30 में क्या है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ λ1। तो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन, तो R इंटू जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है, और लास्ट लाइन की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0। सो 1/λ1 क्या है अपने पास, R आ गया। नाउ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का λ2, सो R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस, सेकेंड लाइन की बात हो रही है तो सेकेंड लाइन कहां से आएगा, 4 से 2 आएगा बामर में। ओके, बामर की सेकेंड लाइन मतलब 4 से 2, तो ये क्या हो गया 1/λ2 इज इक्वल टू R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर λ1। इसके अलावा ये क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/16। ओके, 22 एंड 42 नहीं है भाई निर्वेद, वो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है। पहली बार पढ़ रहे हो क्या रिडबर्ग वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा ये, दिस इज 16/λ2 इज इक्वल टू 3/λ1। ओके, और बोलो 30 के बाद, थर्टी के बाद 33, थर्टी थ्री में क्या है, 32 भी कराएं, चलो 32, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी ऑन ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, ऐसा दिया है। तो हमें निकालना है क्या, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा पी, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, डेल्टा एक्स के सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो यहां से डेल्टा पी का स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली h/8π, ठीक है। सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/8π का रूट। नाउ व्हाट इज रूट, सॉरी डेल्टा पी, इट इज m डेल्टा v,
ठीक है। सो m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऑब्वियसली हम 1/2 इंटू h अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं ना। सो दिस इज 1/2 रूट ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो यहां से डेल्टा v आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2m इंटू h अपॉन 2 पाई। Okay, so this is question number 32. 33 में क्या डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यार। 33 में डाउट कैसे आ सकता है तुम लोगों को। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दिया है 0.1 नैनोमीटर, तो उसको कन्वर्ट करो मीटर में। मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। एंड डेल्टा वी दिया ही है, निकालना क्या, मास निकालना है। सो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, ये h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। फोर इंटू पाई 3.14 इंटू डेल्टा एक्स इज 10⁻⁻10 एंड डेल्टा वी इज, सर्टेनिटी नहीं अनसर्टेनिटी ही होता है वो। ओके, अगर क्वेश्चन में सर्टेनिटी दिया हो या अनसर्टेनिटी दिया हो एक ही बात हो जाती है। तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी इज 5.27 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा आंसर। सर्टेनिटी दिया अनसर्टेनिटी दिया वही बात है यहां पर। ओके, नाउ इसके बाद 33 के बाद नेक्स्ट डाउट क्या है 39। 39 में क्या है ऐसा 28, तुम्हारे यार बैक डाउट कैसे आ रहे हैं। 28 में क्या डाउट आ गया तनिष, पहले 27 फिर 28 बोलने लग गया था। 27 में क्या पी सेल है, के एल एम एन वाला, तो के एल एम एन के हिसाब से पी सेल का कौन सा ऑर्बिट हुआ, 6th ऑर्बिट, तो एन एच अपॉन 2 पाई मतलब 6h अपॉन 2 पाई। और 28 में क्या है, हाईएस्ट एनर्जी कब एमिट होगा, जब फर्स्ट ऑर्बिट के साथ मैक्सिमम ट्रांजिशन होगा, तो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट हो गया 28 में। ठीक है, नाउ 39 में क्या डाउट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम विद क्वांटम नंबर n, n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू 2 है। वो बोल रहा है इसके साथ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो है ये 3D हो गया। ओके, तो 3D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 3D सबसेल हो गया, और 3D सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 आएंगे। सिद्धार्थ देखते हैं, ट्राई करेंगे। ओके, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, क्या बात कर रहा है निर्वेद, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे भाई। ऑर्बिट 3 के इलेक्ट्रॉन्स क्यों आएंगे, n इज इक्वल टू 3 तो थर्ड ऑर्बिट, और l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 मतलब थर्ड ऑर्बिट का वो सबसेल जिसका L2 है, मतलब 3D सबसेल की बात हो रही है। ओके, तो 3D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 में भी डाउट है क्या, 40 भी इजी है यार। मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है 1.73 bm, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि क्या है √3 है। ठीक है,
तो किसके इक्वल होना चाहिए, n इंटू एन प्लस टू के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होगा वो निकालना है। तो वेनेडियम के कौन से आयन में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो वेनेडियम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d3, ये वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यहां पर बात करेंगे वी पॉजिटिव की, तो वी पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 3 है, हमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पर वी पॉजिटिव की बात करें तो वी पॉजिटिव का क्या होगा, आर्गन 4s1 3d3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हो गए, 4 हो गए। अगर हम यहां पर V2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s0 3d3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वापस 3 हो जाएंगे। तो हमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस टाइप से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाएंगे, तब जाके हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, तो x ये जो पॉजिटिव चार्ज है कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। 40 वाला नहीं समझा भाई, इसमें समझने का क्या है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 1.73 जो कि √3 है, तो वहां से हमने देखा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1। तो हमें ये बताना है कि V के कौन से आयन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो V का कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमें देखना है कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होगा, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, बताओ। उत्कर्ष पता है ये चीज तुम्हें आती है कि इससे अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है, ये पता है तुम्हें, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे है ये पता है क्या? 4s2 3d3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे है ये पता है तुम्हें? नहीं पता है मतलब जवाब नहीं दे रहे, मतलब नहीं पता है, पढ़ा नहीं क्या तुम? 3D के 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है, तो अब देखो एक 4s का अनपेड हो गया, 3 इसके हो गए, तो 4 अनपेड हो गए। फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अभी 4s के एक भी नहीं है, लेकिन वापस d के 3 अनपेड हो जाएंगे। तो ऐसे हमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। समझाया उत्कर्ष? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, पीरियोडिक का होमवर्क किया है क्या लास्ट लेक्चर का? पीरियोडिक लास्ट लेक्चर होमवर्क किया है? तनिष्क, कुछ कुछ क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे तुम्हें अनसर्टेनिटी की बजाय सर्टेनिटी दिया होगा, वो गलती से होता है, एक्चुअली वो अनसर्टेनिटी ही होना चाहिए। ठीक है, अनसर्टेनिटी ही होना चाहिए, तो उसको अनसर्टेनिटी ले लेना, अगर सर्टेनिटी दिया है तो उसको अनसर्टेनिटी ले लेना। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तनिष्क किटावट,
हाँ तो क्या करें अभी, पीरियोडिक किया है सभी नंबर, पहले पीरियोडिक का थोड़ा करा देते। नहीं किया? चलो एटॉमिक खत्म कर देते हैं, फिर पीरियोडिक नहीं किया है तो एटॉमिक ही करते हैं, पीरियोडिक नेक्स्ट टाइम कभी लेते हैं। बट पीरियोडिक का भी होमवर्क करते रहो साथ साथ, ठीक है। हाँ तो एटॉमिक हमने लास्ट टाइम कहां तक किया था, गेट इक्विप टू जेई एडवांस का सिंगल चॉइस वाला पार्ट हो गया था अपना, ना। केतन जेई मेन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जेई मेन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। केतन लास्ट लेक्चर में तू अटेंड किए थे, लास्ट डाउट लेक्चर जो हमने लिया था? नहीं किए ना, तो चुपचाप जाके वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखो, लास्ट डाउट लेक्चर जो लिए थे उसका रिकॉर्डिंग देखो। ऐसे थोड़ी होता, तुम जब हमने लिया डाउट उस टाइम तुमने अटेंड ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब ग्रुप में डाला था तो अटेंड करना चाहिए ना। बाकी बच्चे पागल थोड़ी जो अटेंड किए थे, आज भी काफी लोगों ने अटेंड नहीं किया, तो वो नेक्स्ट टाइम वो आके पूछेंगे सर ये डाउट बता दो, तो फिर से थोड़ी बताया जाएगा। रिकॉर्डिंग इसलिए होती है ना, जो उन्होंने अटेंड नहीं किया वो जाके ठीक है। सो हाँ तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस वाला पार्ट हो गया था, सिंगल चॉइस वाला। मोर देन वन किया है सभी ने, मोर देन वन वाला पार्ट किया है, गेट इक्विप्ड का सॉल्व किया सबने। बोलो डाउट बोलो, गेट इक्विप टू जेई एडवांस मोर देन वन, 1 to 10 के बीच में डाउट है क्या किसी को? गेट इक्विप टू जेई एडवांस मोर देन वन, 1 to 10 के बीच में डाउट है? लास्ट टाइम सिंगल चॉइस हो गया था गेट इक्विप्ड का। गेट इक्विप टू जेई एडवांस का सिंगल चॉइस वाला हो गया था, अभी मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में डाउट है क्या किसी को? जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 जानवी, और कोई डाउट है 8 के अलावा? जानवी का एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर 8। तनिष्क, थर्ड क्वेश्चन के डी ऑप्शन क्यों आएगा? थर्ड क्वेश्चन का भाई डी ऑप्शन क्या है? अरे यार तो भाई इसमें क्या है, मतलब क्या बोलूं? तनिष्क किटावट, ये डाउट कैसे आ सकता है भाई तुम्हें? अरे यार पी एक्स ऑर्बिटल जो है अलोंग एक्स एक्सेस होता है ना, तो इसमें डाउट कैसे आ गया तुम्हें डी ऑप्शन में? पी एक्स ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सेस है ना, तो करेक्ट तो है, इसमें क्या डाउट है? अरे न्यूक्लियस छोड़ना भाई, न्यूक्लियस की कौन बात कर रहा है? न्यूक्लियस तो सारे एक्सेस में आ रहा है।
बाकी अलोंग एक्स एक्सेस है कि नहीं? और बोलो। थर्ड के अलावा नेक्स्ट क्या है? ये तुमने मुझसे ग्रुप पे भी पूछा था, तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सेस को छोड़ के बाकी जगह की बात हो रही है। हाँ जानवी, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है ना? तो 8 में क्या है? कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हमारे पास एक है। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 4s1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो देखो यहां पर 1s2 2s2 2p6 और यहां पर 1s2 2s2 2p6 सेम है। यहां पर 3s1 है, यहां पर 4s1 है, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन तो ये है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है ना? ओके, तो एक्चुअल में हुआ क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है 3s से 4s में जंप कर गया है। ओके, 3s का इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में क्या हुआ है? डिफरेंस क्या है कि 3s से 4s में चला गया इलेक्ट्रॉन। तो 3s से 4s में जाएगा तो क्या होगा? मतलब थर्ड ऑर्बिट से ऑब्वियसली फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है ना। हायर ऑर्बिट कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट, और लोअर ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट। ठीक है। अच्छा, किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s से किस में जंप कर गया? 4s में जंप कर गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है 3s से किस में जंप करके गया है? 4s में। तो ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा और क्या है ऑप्शन में? तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स बोला उन्होंने, कौन सा? ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम 1 to 2। अच्छा, 1 रिप्रेजेंट Na एटम, बिल्कुल करेक्ट है, ये Na एटम है। और ये भी एक्चुअली Na ही एटम है, लेकिन ये क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है। और नीचे वाला जो है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया है। ठीक है, दोनों Na के ही हैं। फर्स्ट एंड 2 रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एलिमेंट। जानवी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो ना कितने हैं? 1s2 2s2 2p6 और 4s1। तो यहां पर एक्चुअली डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इस चीज का है ना कि अपने पास सेम वही एलिमेंट था, उसका इलेक्ट्रॉन 3s से 4s में जंप करके चला गया, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, एलिमेंट सेम है, वो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया बस। तो एलिमेंट जो है सेम रहा है वो। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है सी ऑप्शन की? ये डिफरेंट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 देन 2s। अब देखो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, 3s से कि 4s से? बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, 3s से कि 4s से? कोई बता सकता है मुझे? 4 4s जो है उससे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है 3s से? 4s से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम 4s। ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 देन 2, बिल्कुल डी वाला भी करेक्ट है। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हुआ? सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो 10 तक और कोई डाउट नहीं है ना? नाउ 20 तक बोलो। 20 20 तक कोई डाउट है?
11th के किस ऑप्शन में बोल रहा है तू भाई? 11th के तनिष्क किटावट 11th का कौन सा ऑप्शन बोला? सी ऑप्शन। 11th के सी ऑप्शन में क्या था? ओरिएंटेशन ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल मिनिमाइज। अच्छा, ये थोड़ा तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा। ओके, 11th वाला जो पार्ट है कि ओरिएंटेशन ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑब्वियसली अपोजिट साइड होता है, तो तुम्हें थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो उसको अभी रहने देते हैं। और क्या है 12th में बी ऑप्शन? प्रथम बता दिया ना कि वो थोड़ा बाद में पता चलेगा अभी डिटेल में। ठीक है, अच्छा 12th में बी ऑप्शन में भी डाउट है। 12th में बी ऑप्शन क्या है भाई? द फैक्ट दैट देयर इज पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग विद पी ऑर्बिटल मैक्सिमाइज। ये भी छोड़ दो, ये भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हो गया। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हो गया वो भी 12th का भी। ठीक है, और 11 12th वाला पार्ट थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। 14 में क्या है? 14 सारा ना? एट्थ का सी ऑप्शन वापस समझाओ सर एक बार। अरे यार, एट्थ में क्या डाउट है भाई? वो सेम ही एलिमेंट है ना, सेम एलिमेंट है, बस डिफरेंस क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन 3s में था, फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन 3s में था, और सेकंड में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन 3s से 4s में जंप करके चला गया सेम एलिमेंट में ही। आदित्य समझ आया? वो एलिमेंट सेम है बट हायर ऑर्बिट में जंप करके चला गया, हायर ऑर्बिटल में एक्चुअली। हाँ, सो 14 में क्या है? Which of the following statement is are correct? The energy of an electron in any electron atoms generally increases with an increase in value n, but for given n plus l, the lower the value of n, lower is the energy. उल्टा था एक्चुअली, उल्टा था। n प्लस एल रूल के हिसाब से जाते थे, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, उल्टा था वो कि n प्लस एल के साथ बढ़ता है, और एक फिक्स वैल्यू ऑफ n प्लस एल के लिए फिर n देखते थे हम, है ना। हाँ, सेकंड में क्या है? एन इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस एक्सपीरियंस ए लार्जर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बाकी आगे ए में ही डाउट था, तो ए में वो है ना, एन प्लस एल देखते थे पहले, फिर हम एन देखते थे। ये उल्टा कर रहा है, ये पहले एन देख रहा है, ये पहले क्या देख रहा है? एन देख रहा है ये। ओके, तो 14 में वो है। बाकी आगे, अरे क्या लिखूं मैं? लिखूं क्या भाई? इसमें लिखने का कुछ है ही नहीं ना। एन प्लस एल देखते थे हम, ग्रेटर एन प्लस एल ग्रेटर एनर्जी, एंड फॉर सेम एन प्लस एल एन बढ़ता था, एनर्जी बढ़ता था, ये था ना। तो ये था 14 में। और इसके बाद 14 के बाद क्या डाउट था? और किस में डाउट है? किस क्वेश्चन में डाउट है 14 के बाद? जानवी 20 के अलावा और क्या था? 19 ठीक है, देखते हैं 19 में क्या है।
हाँ मेंस वाले जा सकते हैं, वैसे अभी विंडोज टू जेई मेन भी कराना है ना, देखते हैं अभी विंडोज टू जेई मेन भी कराना है। हाँ तो 19 में क्या डाउट है? स्टार्क इफेक्ट इज स्प्लिटिंग लाइंस व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये तो हमने कराया है ना, ये तो बोर्स मॉडल जो है उसमें कराया था, याद है? बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक। तो बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक में बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाती है, उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते थे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बी ऑप्शन क्या है? बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट ए स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम देयर इज कंटिन्यूम। एक्चुअली देखो क्या है, कंटिन्यूम का यहां पर मतलब है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बी ऑप्शन में एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलना चाह रहा है वो। तो क्या है, जैसे जैसे हम एन बढ़ाएंगे तो हायर ऑर्बिट्स के लिए, ठीक है, फॉर हायर ऑर्बिट्स जो डेल्टा एन है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता जाएगा। सॉरी नॉट डेल्टा एन, डेल्टा ई का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता जाएगा, सेम वैल्यू आता जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा। देखो जैसे जैसे तुम हायर ऑर्बिट में जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा। ये हम बोल सकते हैं जो डेल्टा ई है उसका वैल्यू पास में आता जाएगा। ओके, या इसको ऐसे बोल दो कि डेल्टा ई जो है वो एक तरह से रेंज में आता जाएगा। तो हायर वैल्यू जैसे जैसे जाएंगे तो डेल्टा ई एक तरह से रेंज में आता जाएगा, एनर्जी डिफरेंस किसी रेंज में आता जाएगा, तो उसकी वजह से लैम्बडा जो है वो भी रेंज में आ जाएगा एक में, हायर एन के लिए, हायर ऑर्बिट्स के लिए। तो लैम्बडा भी रेंज में आ जाएगा तो कैसा स्पेक्ट्रम हो जाएगा फिर? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ओके, तो ये हायर ऑर्बिट्स के लिए होगा। ओके, यही डाउट था ना? हाँ 20 में डाउट है। सिद्धार्थ और कुछ था कि बी ऑप्शन में था ना तुम्हें सिद्धार्थ डाउट? ठीक है, बाकी सी और डी तो क्लियर है ना? आगे चलें। 19 में सी, तनिष्क की डाउट 19 में सी में भी डाउट है। सी में क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। वही हो गया, जैसे जैसे हम एन बढ़ाते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है ना, तो इंटेंसिटी जो है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस जो है कम होता जाएगा, इसलिए इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सिद्धार्थ सर जी जेई एडवांस आपने 16 का आंसर मैंने लिखा था बट आंसर पीछे mv स्क्वायर दिया है। एक मिनट सिद्धार्थ रुको। पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। हाँ एक्चुअली अपन ने बी ऑप्शन होगा ना उसमें, 16 में बी ऑप्शन माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर ना, तो माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर होगा ना, 16 में बी होगा वो।
नहीं नहीं, रॉन्ग दिया होगा, देन ढंग से चेक करना, रॉन्ग दिया होगा। हाँ तो आगे चलते हैं। तनिष्क किटावट वो सिंगल चॉइस की बात कर रहा था। हाँ 20 में कोई डाउट है? कि 20 में क्या डाउट है? 16 में बी ऑप्शन क्यों? देखो क्या है, डेल्टा x इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब फिजिक्स के थोड़े फंडे इसमें यूज होंगे। फोर्स क्या है होता है? फोर्स पता है क्या? न्यूटन्स लॉ में एक बताया था, फोर्स को क्या बोलते हैं? डीपी ओवर dt बोलते हैं क्या? ये होता है क्या फोर्स? रेट इन चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है क्या न्यूटन्स के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो यहां से डेल्टा p क्या हो जाएगा? f डेल्टा t हो जाएगा। अब इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ठीक है, सो डेल्टा x इंटू एफ डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो देखो क्या है, f इंटू डेल्टा x जो है वो एनर्जी हो जाता है, एनर्जी डेल्टा E हो जाता है वो। ठीक है, तो क्या आ गया ये आ गया डेल्टा E इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी डेल्टा E इंटू डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या है? 20 में क्या डाउट है? Which statement is are true regarding white light? White light, it is form of energy. It can be deflected by magnet, or it consists of photons of same energy. It is part of electromagnetic spectrum. तो डाउट किस चीज में ये बताओ भाई? 20 में किस पार्ट में डाउट है? बी एंड सी। बी एंड सी में क्या डाउट है? मतलब क्या डाउट है? मैग्नेट से व्हाइट लाइट डिफ्लेक्ट होता है क्या? इसमें डाउट क्या है? कभी तुमने देखा है कि मैग्नेट से लाइट डिफ्लेक्ट हो रहा है? मैग्नेट से कभी लाइट डिफ्लेक्ट होता देखा है क्या? नहीं ना, तो वो रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेट से कभी डिफ्लेक्ट नहीं होता लाइट। इसके अलावा ए तो करेक्ट है, क्योंकि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाइट लाइट एनर्जी का ही फॉर्म है ना, और व्हाइट लाइट में सेम एनर्जी के थोड़ी फोटोन है यार, व्हाइट लाइट में सेम एनर्जी के थोड़ी फोटोन है। व्हाइट लाइट कहां से कहां तक है? व्हाइट लाइट इज विजिबल, व्हाइट लाइट इज विजिबल। तो विजिबल लाइट में कहां से कहां तक है लैम्बडा? अप्रोक्सीमेटली 3600, सॉरी 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइट आएगा ना, मतलब आएगा ना हमारे पास एनर्जी। तो एनर्जी कहां से कहां तक होगा? 12400 डिवाइड बाय 3800 से
12400 डिवाइड बाय 7600, ये सारे फोटॉन्स होंगे, तो सेम एनर्जी के थोड़ी फोटोन है सारे, इसलिए सी रॉन्ग है। डी क्या है? इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो तो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ए करेक्ट है और डी करेक्ट है। ओके, नाउ 22 में क्या है भाई? ट्वेंटी टू में क्या डाउट आ गया? एक मिनट देखो, 22 सी ऑप्शन में डाउट है, बाकी बाकी आगे 22 में क्या है? 22 बी एंड सी, सी ओके, 22 का सी, हाँ ठीक है, सी में बी एंड सी में मेनली डाउट है कुछ कुछ को। तो 22 में बी क्या बोल रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है? इट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ना, तो ऑब्वियसली क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे उस पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? तो करेक्ट है वो। ओके, एंड even when the metal surface is faintly illuminated, the photoelectron leave the surface immediately। मतलब वो ये कि अपन उसको लाइट देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा थोड़ा सा, मतलब फेंटली इल्यूमिनेटेड मतलब एक फोटोन दो, दो फोटोन दो तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, समझाया? ऐसा नहीं कि बहुत सारे फोटोन्स ही दो, एक दो फोटोन दे दो सफिशिएंट एनर्जी के तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ओके, समझाया सिद्धार्थ? नहीं आया? अरे वही बता रहा हूं ना कि व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड, इंग्लिश का है, इंग्लिश का वर्ड है, फेंटली इल्यूमिनेटेड का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में फेंटली इल्यूमिनेटेड का मीनिंग क्या होता है? ग्रामर ग्रामर आ गई, बाकी तो क्या है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर उसको तुम थोड़े से भी, मतलब ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारे फोटॉन्स दो। फेंटली इल्यूमिनेटेड का यहां पर मीनिंग क्या है कि इसका जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारे फोटॉन्स दो, अगर तुम थोड़े से फोटॉन्स दे दोगे ना तो भी उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, कौन से काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा, कौन से एनर्जी का, मतलब क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली वर्क फंक्शन से जो ज्यादा ही एनर्जी होना चाहिए ना सिद्धार्थ, जो हम फोटोन देंगे उस फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से तो ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम पे थोड़ी निकलेगा, वो तो रिक्वायर्ड कंडीशन है ही। ओके, जो हम क्या बोलते हैं ये दे रहे हैं, मतलब एनर्जी गिवन शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? वर्क फंक्शन होना चाहिए, बट उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो थोड़े से हो तो भी चलेगा, ऐसा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो, ये बताना चाह रहा है वो सी वाला। ओके, लोअर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स is low, then also photoelectric effect can take place।
ठीक है, ये है इसका मीनिंग। ऑब्वियसली एनर्जी उनकी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, नाउ 22 के बाद बोलो। जानवी 21 भी बोल रहे हो, 21 में क्या डाउट है? ट्वेंटी वन में क्या डाउट है जानवी? An electron jumps nth level to first level which the fact which is are correct। तो देखो डेल्टा एन क्या है, एन से अगर 1 में आ रहा है तो डेल्टा एन क्या है, n-1 है ना। तो फॉर्मूले में जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाले में, तो ये आता है n इंटू n-1/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। और अगर ऑब्वियसली इसमें n का वैल्यू तुम अगर 4 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4-1/2 दैट इज 6। क्लियर है, तो वो भी करेक्ट है। तो हमारे पास ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। इसके अलावा एक्चुअली में क्या है, दिस n इंटू n+2, ये आगे तुम मैथ्स में देख सकते हो इस चीज को, n इंटू n+2 इज नथिंग बट सम ऑफ n-1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथ्स के हिसाब से, इट इज समेशन ऑफ n-1। ये पता है क्या तुम्हें, सम ऑफ n इज n इंटू n+1, सम ये पता है, सम ऑफ n इज n इंटू n+1 ऐसा होता है समेशन ऑफ, मतलब ये मैथ्स का पार्ट हो गया। समेशन ऑफ n इज n इंटू n+1/2। ठीक है, सो समेशन ऑफ n-1 क्या हो गया, यहाँ पर n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, n-1 सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यही आ जाएगा। ओके, हाँ 21 के बाद आगे बोलो। 21 हो गया, 22 हो गया ना, कंप्लीट है ना। गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस, ये वाला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन किए हैं। 23 का बी एंड डी, 23 का बी एंड डी में क्या है भाई, which of the following statement is are correct, the shape of orbital is given by magnetic quantum number। रॉन्ग है ना वो, 23 में बी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि शेप किससे पता चलता था, शेप कहां से आता था बताओ, शेप आता था एल के थ्रू ना कि एम के थ्रू। ठीक है, तो बी रॉन्ग हो गया। इसके अलावा डी क्या है, तनिष एन से नहीं आता था भाई, एन तो एन थोड़ी शेप बताता है, एल बताता है शेप, एन साइज बताता है। एन क्या बताता है, साइज बताता है। ठीक है, एल शेप बताता है, एन साइज बताता है। लास्ट में क्या है, इन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी, ये तो रॉन्ग है। किसी एटम में सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से थोड़ी जाते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी रहता है। ठीक है, तो आगे बोलो, कॉम्प्रिहेंशन किए हैं किसी ने, कॉम्प्रिहेंशन किया है क्या, कोई डाउट है कॉम्प्रिहेंशन किया है तो किसी को? कॉम्प्रिहेंशन 2 में डाउट है, क्या डाउट है बोल। बोलो सिद्धार्थ, क्या डाउट है। फोर्थ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या डाउट है, तो इजी है ना यार। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अगर याद हो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन 3 बोलो ना।
कॉम्प्रिहेंशन 3 में फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला देख लेते हैं. इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम देन द अनसर्टेनिटी. इजी है ना यार ये. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी. ठीक है, तो क्या हो गया? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम होता है. तो दोनों अगर सेम हो गए तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम. सो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम का रूट. तो हमें क्या निकालना है? हो गया, यही तो निकालना था. एक मिनट, रॉन्ग किया शायद, रॉन्ग किया. 1 मिनट. डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का सेम दिया है. सॉरी रॉन्ग कर दिया. बट ऑलमोस्ट इसी टाइप से हो जाएगा. तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी जो है वो सेम है. ठीक है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया. तो डेल्टा एक्स क्या आ गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये आ गया रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई. ठीक है, नाउ डेल्टा पी इज नथिंग बट एम डेल्टा वी. तो थोड़ी देर पहले आज हमने जो क्वेश्चन कराया था पेपर का, ऑलमोस्ट ऐसा ही था वो भी. ठीक है, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एम रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई. ओके, और बोलो सिद्धार्थ. 1 to 3 में भी डाउट आ गया. थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था कि सर फोर्थ क्वेश्चन में ही है. 1 to 3 में भी है इसमें. अच्छा 1 to 3 ऑप्शन आएगा. अच्छा ठीक है. प्रथम क्या बोल रहा है? कॉम्प्रिहेंशन 2 में डाउट है तुम्हें? कॉम्प्रिहेंशन 2 का सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन. द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट. यार ये तो निकाल सकते हो ना भाई. लैम्बडा कैसे निकालोगे? रूट ऑफ 150 सेकंड क्वेश्चन भी. अरे यार कितने इजी क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो तुम लोग? 3 नहीं चाहिए तो कौन सा चाहिए? सेकंड क्वेश्चन. सेकंड, वाह, सेकंड तो उससे भी ज्यादा इजी है. सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर. तो 2 पाई आर नहीं निकाल सकते तुम हैं? बस ऐसे ही क्वेश्चन दे के डाउट पूछे जा रहे हो, सॉल्व भी किया है. टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट का रेडियस इंटू 9 हो जाएगा. ये मीटर में आएगा. थर्ड वाला सेकंड से ज्यादा टफ था. सेकंड में डाउट है और थर्ड में नहीं है. इसका मतलब क्या है कि तुम ऐसे ही तुक्के मार के डाउट पूछ रहे हो, तुमने किया नहीं है सॉल्व. अच्छा फोर्थ में और भी ऑप्शन दिए हैं क्या? मोर देन 1 है क्या फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन 3 का? अच्छा 1 बाय एम, एक तो ये आ गया. और क्या निकालना है हमें? तो बाकी इसी के टर्म्स में आ जाएंगे यार. देखो एक क्या, एक ये होता है ना, एच क्रॉस क्या होता है? एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई. ठीक है, तो एक उससे आ जाएगा. डेल्टा वी क्या हो जाएगा? एच अपॉन 2 पाई को लिख देंगे तो 1 अपॉन एम इंटू एच क्रॉस बाय 2. ठीक है, एक ये आ जाएगा. एम को अंदर ले लोगे एम स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली.
तो ये भी आ रहा है। इसके अलावा एक इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा भी कर सकते हो तुम। एम को अंदर ले लिए, है ना, और एच की जगह क्या लिख दोगे, बिल्कुल एक वो भी आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा के टर्म्स में लिख दोगे। तो डेल्टा वी क्या है, 1/m, एम को अंदर ले लिया हम लोगों ने, तो h अपॉन 4πm² है ना। तो h की जगह क्या लिख सकते हो तुम, h अपॉन, h की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्बडा इक्वल टू h बाय क्या होता है, यस, लैम्बडा इक्वल टू h बाय क्या होता है, mv होता है ना। तो h की जगह क्या लिख सकते हो, mv इंटू लैम्बडा लिख सकते हो। ओके, सो h की जगह mv इंटू लैम्बडा लिख दो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ऊपर क्या आएगा, v लैम्बडा अपॉन 4πm, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली ए बी सी तीनों करेक्ट है। ठीक है, हाँ, नाउ नेक्स्ट बोलो। सिद्धार्थ और नहीं है कॉम्प्रिहेंशन में कोई, मैट्रिक्स मैच में है क्या, पीरियोडिक के डाउट नहीं लेंगे, पहले एटॉमिक खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पीरियोडिक के ले लेंगे। मैट्रिक्स मैच में नहीं है ना कोई डाउट, ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं। मैट्रिक्स मैच में क्या वन में डाउट है तनिष्क किटावट, मैट्रिक्स मैच वन में डाउट है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है वैसे। 7 में भी डाउट है जानवी, फॉर्मूला बेस्ड है जानवी वो, चलो करा देते फिर भी, फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूले तो लिखा है हमने। तो ए ऑप्शन में क्या है, u ऑफ 1 2 डिवाइड बाय k ऑफ 1 1। तो u जो है वो यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और k जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और पहले वाला n बताता है, दूसरा वाला z बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, याद हो तो हमने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, जो हमारे पास टोटल एनर्जी होता है ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ये बताया था ना, तो इसी को यूज करना है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, तो -13.6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ z² बाय n²। तो z यहां पर 2 है, ठीक है, तो z² मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n² मतलब 1 का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे किससे, -13.6। अच्छा, जैसा हमने बताया कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है, बस माइनस साइन आ जाता है, तो ऑब्वियसली माइनस हट गया। सो 13.6 इंटू z² बाय n², तो z और n जो है हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, 13.6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, इट इज -8/1। क्लियर है क्या, एच क्रॉस बोलते हैं सिद्धार्थ उसे, ये ना, दिस इज एच क्रॉस।
कुछ नहीं होता, एच को बस रिड्यूस फॉर्म है, एच की रिड्यूस फॉर्म है, मतलब इसको एच अपॉन 2 पाई को उन्होंने क्या लिख दिया है, एच क्रॉस लिख दिया, मतलब इसमें पाई नहीं आएगा, ऐसा है ना। हमारे जो एक्सप्रेशन उसमें पाई नहीं आएगा जब एच को एच क्रॉस लिख देंगे तो या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट वैल्यू थी। ओके, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू वगैरह थी, तो उसको एक अलग ही कांस्टेंट ले लिया। हाँ, तो ए ऑप्शन ये हो गया। इसी टाइप से बी और सी ऑप्शन कर सकते हो। बी में क्या है, R21 डिवाइड बाय R12, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो पहले एन आता है बाद में जेड आता है, तो एन यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, जेड इज 1। सिमिलरली यहाँ पर 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 8/1। ठीक है, इसी टाइप से बाकी कर लोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, कर लोगे। अच्छा, सेवंथ में क्या डाउट है जानवी, सेवंथ भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। ये देखो क्या है, जैसे जैसे हम एनर्जी मतलब एन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एन बढ़ाते हैं, तो रेडियस क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड था ना। तो रेडियस क्या होता जाता है, रेडियस क्या होता जाता है, मतलब इसको ऐसे ले लो कि एन बढ़ाएंगे तो रेडियस जो है बढ़ेगा। ठीक है, और एन कम करेंगे तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। इसी टाइप से एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो वहां पर एन बढ़ाने पर मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाता है एनर्जी का, बट नेगेटिव साइन होने की वजह से एनर्जी बढ़ती जाती है, और एन कम करेंगे तो एनर्जी कम होती जाती है। ओके, समझाया। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीजेज एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीजेज एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट increases, radius of orbit increases as orbit number increases। समझ आई नहीं आया, क्लियर है क्या। तो टोटल एनर्जी वाले में भी ऐसा आएगा और रेडियस वाले में भी ऐसा आएगा। ओके, आगे चलें। ठीक है, नाउ विंडोज ले लेते हैं, विंडोज टू जेई मेन। सिद्धार्थ, एक्सपर्टाइज कितने क्वेश्चन किए तुमने, सारे कर लिए क्या। 12 किए हैं, सारे नहीं किए अटेम्प्ट। ट्वेल्थ तक किया तो पूरे कर लो ना एक बार, क्योंकि किसी ने यहाँ पर कम किया ही नहीं है अभी तक एक्सपर्टाइज। पूरे कर लो, फिर एक साथ डाउट ले लेंगे।
किसी ने नहीं किया बोलते, 1 किया है, 2 किया है, आज ही चालू किया है, 4 5 किया है। ठीक है, तो ऐसा करो, ये कर लो, पूरा खत्म कर लो, फिर अपन नेक्स्ट टाइम ले लेंगे इसके एक्सपर्टाइज वाले। ओके, अभी विंडोज वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। तो विंडोज टू जेई मेन में बोलो। वैसे हमने इसका रिकॉर्डिंग वगैरह भी तुम्हें सेंड किया था। बोलो विंडोज टू जेई मेन में 1 से लेकर 10 तक बोलो पहले। 1 to 10 कोई डाउट है क्या? 1 to 10। 5 7। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी। ठीक है, तो Q क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन ही है ना? तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके अलावा V की वैल्यू क्या है? 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट। तो इतना एनर्जी आ गया जूल में, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए क्या करें भाई? जूल से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। कितना आया? दिस इज 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आंसर 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ही नहीं है। ऑब्वियसली इसको मैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकता हूं। आ गया आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 5th के बाद नेक्स्ट है 7 वाला। तो 7th में क्या है? एक क्रिकेट बॉल जिसका 0.5 kg मास है, इतने से चल रहा है। इजी है ना यार, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ भाई। H अपॉन mv हो गया। क्या करो इसमें? इजी तो है, डायरेक्ट यही करना था। क्या डाउट है इसमें? और बोलो, और कोई डाउट है 10 तक? नहीं ना? हाँ, तो 20 तक बोलो। 11 to 20। 11 to 20। 11 to 20 में क्या है? 13 15। जानवी 15। तनिष तुम्हारा कौन सा डाउट है? जानवी 15 एंड 16। ओनली 15, नो 14। तुमने 13 भी लिखा है ना भाई? तनिष की टावर 13 में डाउट है कि नहीं है? आ गया। तो 15 में डाउट है ना, तो 15 एंड 16, जानवी का 15 है एंड 16 है। ओके, तो 15 में क्या है? इन बोर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। एक्चुअली देखो क्या है, फर्स्ट लाइन जो है रेड वाली, फर्स्ट लाइन जो है वो है 3 से 2। सो दिस इज फर्स्ट लाइन।
ओके, सो थर्ड लाइन कौन सी होगी, सेकंड कौन सी हो जाएगी? ये हम विजिबल की बात कर रहे हैं ना, रेड रेड मतलब विजिबल पार्ट, ओके। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है 3 से 2, सेकंड हो गई 4 से 2, थर्ड हो गई 5 से 2। ओके, चले आगे। थर्ड लाइन 5 to 2 हो जाएगा ना, थर्ड लाइन 5 to 2। हाँ, ना नेक्स्ट क्या है, 16 में क्या डाउट है? जानवी 16 में सब्स्टिट्यूट करो, एच ये हो गया अपॉन एमवी। एम क्या है जानवी, मास क्या है? 10 मिलीग्राम है ना, तो मिलीग्राम को कन्वर्ट करो केजी में। तो जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻3, और केजी में करेंगे तो फिर से 10⁻⁻3। तो केजी में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा ये वेलोसिटी हो गया, क्लियर है? तो क्या आएगा ये, दिस इज 6.62 इंटू 10⁻⁻31 आ जाएगा। ओके, और कोई डाउट है 20 तक? तनिष क्या बोल रहा है तू? 5 से 2 ना, क्या डाउट है? सी लिया था, किसमें सी लिया था? 16 में? अच्छा 16 हो सकता है वो गलती से 10⁻⁻3 नहीं लिया हो। हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 20 तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना, 20 तक कोई डाउट है? नहीं है, 21 चलें? ठीक है 21। अब देखो 21 में क्या है, imagine an atom made up of a proton and hypothetical particle of mass double the mass of electron। अब एक्चुअली हमारे पास जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट है वो आया कहां से? एनर्जी के थ्रू ही आया था ना। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो एनर्जी के थ्रू ही आता है। उसका पूरा जो एक्सप्रेशन है रिडबर्ग कांस्टेंट का, वो इन टर्म्स ऑफ मास होता है। ओके, एनर्जी के थ्रू आता था, और उसका जो पूरे का जो हमारे पास वैल्यू है वो एक्चुअली मास वगैरह की वैल्यू, जितने भी कांस्टेंट थे उनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया था। तो वो कुछ ऐसा होता था। ठीक है, और यहाँ पर मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज किसका होता है? वो भी इलेक्ट्रॉन का होता है। मास और चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन के थे। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया हमारे पास,
इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई दूसरा है, ओके, इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई दूसरा पार्टिकल है, याद कैसे रहेगा? एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा याद करना, क्योंकि एनर्जी के थ्रू आएगा। अब एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन तो याद हो नहीं सकता है, तो बस ये देख लो कि मास और चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ओके। बस वो चीज देख लो कि मास और चार्ज पे वो एनर्जी के वाले पार्ट कैसे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दे, ओके। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई दूसरा पार्टिकल हुआ, डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, तो उसकी वजह से आंसर थोड़ा इधर उधर डिफरेंट आ जाएगा। तो मास और चार्ज पर कैसे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी, वो तीनों देखो, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन देख लेना एक बार, तीनों के मास और चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। मे भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे कभी। तो हाँ, तो अभी देखो यहां पर क्या, इस क्वेश्चन में क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई एक दूसरा पार्टिकल ले लिया है, उस पार्टिकल का मास जो है डबल द मास ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर मास को हम 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है, मास हमने क्या किया, डबल किया, तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा लैम्बडा का, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, नॉट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, वो पार्टिकल जंप करेगा हायर से लोअर में, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता था 1/n1² माइनस 1/n2²। लेकिन अभी r की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2r, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, ओके। अभी जो r है उसकी बजाय अभी क्या आ जाएगा, नया नया r क्या होगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला r, ओके। ये है बस। अब देखो इसमें क्या है, now apply the Bohr atomic model and consider all possible transition of this hypothetical particle। पहले इलेक्ट्रॉन आता था लोअर ऑर्बिट में, अभी कोई हाइपोथेटिकल पार्टिकल वो आ रहा है लोअर ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन के बजाय हमने क्या है, कोई हाइपोथेटिकल पार्टिकल ले लिया दूसरा, जिसका मास क्या है, डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाउ apply the Bohr atomic model and consider all possible transition of this hypothetical particle to the first excited state। टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन से ऑर्बिट तक आना है, सेकंड ऑर्बिट तक, ओके। वो पार्टिकल को कहां से आना है, हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक आना है। तो द लार्जेस्ट वेवलेंथ फोटोन दैट विल बी एमिटेड। तो लार्जेस्ट फोटोन किसका होगा भाई, लार्जेस्ट वेवलेंथ फोटोन किसका होगा, जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी, ओके। लार्जेस्ट वेवलेंथ फोटोन किसका होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट, नॉट इलेक्ट्रॉन, कोई पार्टिकल सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो उसका होगा जिसकी एनर्जी मिनिमम है, और सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी। अगर हम यहाँ पर इस टाइप से ऑर्बिट देखें, तो ऑब्वियसली मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, ये देखो इसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा होगी, इसकी भी, ये वाली फोर्थ और सेकंड की एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन थर्ड और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम होगा। तो ये एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा आएगी, ओके। तो हमारे पास यहां पर क्या है, n1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, लोअर ऑर्बिट इज 2 एंड हायर ऑर्बिट इज 3, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। तो इट इज, फर्स्ट ऑर्बिट की बात ही नहीं किया ना क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं बोला उन्होंने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है। इलेक्ट्रॉन कहां तक आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट तक, ओके। तो 1/n1², n1² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2² मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट, तो वेवलेंथ निकालनी है ना, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 5r/, तो ये 5r/18 हो जाएगा। तो दिस इज 1/λ, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, 18/5r। क्लियर है सभी को?
और बोलो 30 तक कोई डाउट है? और कोई डाउट है 30 तक? थर्टी तक नहीं है ना किसी को? ओके, सो 32। 32 में क्या है? n इज इक्वल टू 5 एंड ml इज इक्वल टू +1। ml का मतलब क्या बताया था हमने? ml इज नथिंग बट m। ठीक है, ml मतलब m। तो n 5 है और ml मतलब कि m क्या है? +1 है। अब देखो उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिफ्थ ऑर्बिट में हमारे पास क्या क्या सबसेल होगा? तो फिफ्थ ऑर्बिट में 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g, ये 5 सबसेल होंगे। इसमें m जो है 0 ही रहता है। s सबसेल में तो m क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, बाकी हर सबसेल में m इक्वल टू 1 आएगा, हर सबसेल में m इक्वल टू +1 आएगा ही। इसमें भी +1 आ जाएगा, हर सबसेल में आ जाएगा बाकी में। ठीक है, तो हर सबसेल में m इक्वल टू +1 वाला एक ऑर्बिटल होगा। तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हो गए। हर सबसेल में m इक्वल टू +1 वाला एक ऑर्बिटल होगा। तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। ना 4 ऑर्बिटल हो गए, तो हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? तो सेकंड पार्ट जो है उसमें n इज इक्वल टू 2 दिया है, l इज इक्वल टू 1 दिया है, ml मतलब m उसकी वैल्यू -1 दी है, एंड s की वैल्यू ms मतलब s उसकी वैल्यू -½ दी है। तो ये हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि ईच सेट ऑफ n l m एंड s रिप्रेजेंट्स यूनिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक सेट आ गया, इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है। ये हमारे पास क्या हो गया? 2p सबसेल हो गया। ये 2p सबसेल का एक ऑर्बिटल हो गया, और ये एक ऑर्बिटल में एक कोई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। और बोलो 40 तक और कोई डाउट है? सुवृद्धि 0 to n-1 क्या बोल रहे हो? क्या किया 0 to n-1? जी सब सेल की बात कर रहे हो? हाँ, वो 0 ऑब्वियसली हमने ये भी पता था कि नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। फिफ्थ ऑर्बिट में 5 सबसेल होंगे, तो 4 सबसेल तो ये थे ही, एक और सबसेल आ जाएगा जिसका एल क्या है? n-1 वाला है ना। तो n-1 से यहां पर क्या आता है? एल का 4 आता है। हाँ, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है? 38 एंड 40। 38 में क्या है? सिद्धार्थ देखो, यहां पर भी वही क्वेश्चन जो तुम बोल रहे थे। 38 में वही क्वेश्चन है ना, तुम बोल रहे थे पीछे आंसर रॉन्ग दिया। यहाँ पर क्या बोला है? एम और ई है, एंड देन रेडियस आर है फॉर हाइड्रोजन एटम। द टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो टोटल एनर्जी याद है क्या आता था? ये आता था -kZe²/2r, यही आता था ना। ठीक है, अब हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई,
और के की वैल्यू जैसा हमने बताया था क्या है, के की वैल्यू 1 है सीजीएस यूनिट में, ठीक है। जेड 1 है बिकॉज हाइड्रोजन है, और के 1 है क्यों, सीजीएस यूनिट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -e² अपॉन 2r आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 40 वाला, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसियस Na atom is 495.5 किलोजूल पर एटम, द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट कैन आयनाइज। तो वो जो हमें एनर्जी दिया आयनाइजेशन एनर्जी है, बट वो 1 मोल एटम का है। तो 1 मोल एटम को एक्चुअली 1 मोल फोटोन देने पड़ेंगे, ठीक है। याद रखना, एक फोटोन जो है वो एक को ही आयनाइज करेगा एक एटम को। तो 1 मोल फोटोन जो है 1 मोल एटम को आयनाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर किलोजूल पर मोल जो दिया है, पर मोल जो है उसको पर एटम निकालना पड़ेगा। तो 495.5 किलोजूल पर मोल, इसको हमें पर एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10⁻³ जूल के लिए, और पर एटम के लिए डिवाइड बाय 6 × 10⁻23 कर दिया, ठीक है। सो दिस इज जूल पर एटम। अब हमें जूल पर एटम में एनर्जी मिल गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। सो H इंटू न्यू इसके इक्वल हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस एनर्जी गिवन डिवाइड बाय H। तो बस आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय H कर देना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्लियर है क्या। अरे एनर्जी क्या होता है, हमें फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है एनर्जी से तो क्या होगा, डिवाइड बाय H। E इज इक्वल टू H न्यू ना, एनर्जी गिवन इज मतलब एनर्जी नथिंग बट H न्यू। तो एनर्जी तुम्हें पता है, तो न्यू निकाल लो, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय H कर दो बस। ओके, दिस इज H नॉट N, H है ये। और कोई डाउट है 45 तक, सॉरी या नीचे 10⁻23 है, ठीक है। और कोई डाउट है 45 तक। ठीक है, चलो विंडोज टू जेई एडवांस चलते हैं फिर। किया है सभी ने विंडो टू जेई एडवांस, विंडो टू जेई एडवांस किया है क्या, नहीं हुआ। बाकी लोगों ने, तनिष तुमने किया है, पूरा कर लिया। पूरा तो बहुत बड़ा है, इतना सब कैसे कर लिया, 40 मिनट में कैसे कर लिया अबे पूरा जेई एडवांस। अच्छा 31 क्वेश्चन किए हैं, तो चलो बाकी को भी कर लेने दो।
बाकी को भी पूरा करने दो, एक साथ करते हैं फिर इसको, ठीक है। क्योंकि बाकी लोगों ने किया ही नहीं है शायद। किसी ने किया है क्या? बाकी लोगों ने किया है तो डिस्कस कर लेते। किया है? नहीं किया किसी ने? पहले 20 किए प्रथम, ओके। तो चलो पूरा खत्म कर दो फिर, ठीक है, एक साथ लेते हैं। 19 वाला बताऊं? एक एक खत्म कर दो ना, उसके बाद एक साथ कर लेंगे। दो लेक्चर तो नहीं लगेंगे ना, विंडोज टू जेई एडवांस और एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज भी खत्म करो ना, अब दोनों खत्म करो, एक साथ लेंगे दोनों को। एक्सपर्टाइज के सारे क्वेश्चन थोड़ी कराने हैं। अगर नहीं आए तो छोड़ देना फिर। अगर नहीं आए ना, एक्सपर्टाइज बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन तो देखे मैंने, सेंड किए ही हैं ग्रुप पर, सॉल्यूशन तो सेंड कर ही दिया है। इसलिए मैं बोलता हूं एक्सपर्टाइज एंड में करो जब सब हो जाता है। मेंस वालों का एक्सपर्टाइज नहीं करना है। अगर तुम लोगों सिंगल चॉइस वाले कर लेते कंप्लीट तो वो बता देते हम, लेकिन तुम लोगों ने किया ही नहीं है। चलो फिर भी करा देते, चलो फटाफट करा देते, जितने हुए उतने करा देते, छोड़ो। चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ। 1 to 10 में कोई डाउट है? विंडोज टू जेई एडवांस। 1 to 10 में कोई डाउट है क्या जेई एडवांस में? 9 में क्या है भाई? द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कराया ना यार क्लास में, लिखवाया ये तो हमने। रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, एंड न्यूक्लियस जो है वो, हेलो, एटम का 10⁻⁻10 मीटर, एंड न्यूक्लियस जो है उसका 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये क्लास में लिखवाया है। तो 10⁻⁻15 मीटर मतलब 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। हाँ और बोलो 9 के बाद। 9 के बाद नेक्स्ट क्या है? 11 to 20 में कोई डाउट है? नाइनटीन में क्या डाउट है? द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरेज?
एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. द रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेस. इट कॉजेज ZNS टू फ्लोरोसेंस. डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो तनिष्क किसी की भी आ सकती है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी की भी आ सकती है. अरे यार वो रॉन्ग हो गया ना भाई. 14 में देखो क्या है, अलग अलग चीज है ना. 14 में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लैम्बडा तो उन्होंने किसका बोला है, लैम्बडा उन्होंने बोला है स्पेक्ट्रल लाइन का, मतलब कि फोटोन का. लैम्बडा फोटोन का बोला है और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ले रहा है, तो गलत है ना. लैम्बडा फोटोन का है और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है. ठीक है, तो एक ही चीज का होना चाहिए ना, जिसका हमें लैम्बडा निकालना उसी का वेलोसिटी होना चाहिए. समझाया, इसलिए वो रॉन्ग है. अगर वहां पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय वेलोसिटी ऑफ क्या होता, फोटोन होता, तो करेक्ट होता 14 में डी. ओके. नाउ 19 जो है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरेज. तो एक्सरे के बारे में पूछ रहा है. तो एक्सरे तुम्हें ज्यादा नॉलेज तो है नहीं एक्सरे का, वो थोड़ा बाद में आएगा, तो मेरे ख्याल से अभी इसको चाहे छोड़ भी दो, क्योंकि एक्सरे के बारे में, एक्सरे बस ये पता है तुम्हें. देखो एक्सरे क्या है, एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतना बस तुम्हें पता है. ओके, एक्सरे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. बाकी का उतनी जरूरत है नहीं, तो उसमें उसी हिसाब से देख लो क्या है. तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, और सिंगल चॉइस है तो अच्छा एक मिनट, सी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, वो रॉन्ग है. डिफ्लेक्टेड नहीं होगा क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके. और बाकी कंपेयर कर ही सकते हो. इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हमने बताया ही था, एक्सरे, गामा रे का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर. ओके, तो उससे कंपेयर कर लो. और किया है होमवर्क? मेरे ख्याल से यार हमें एंड कर देना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने किया ही नहीं है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में. ऐसा करेंगे, विंडोज टू जेई एडवांस जो है नेक्स्ट टाइम लेंगे फिर से. ठीक है, क्योंकि काफी लोगों ने कुछ किया ही नहीं है इसमें. कौन सा डाउट है तनिष, कौन सा डाउट, बोलो जल्दी बोलो. एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स तनिष, वहां पर एन नंबर ऑफ फोटोन होता है. NHC बाय लैम्बडा में
n जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, ऑर्बिट नंबर नहीं होता। प्रथम डीजनरेसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिट, ऑर्बिटल। डीजनरेसी क्या है? डीजनरेसी जो है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। और कोई डाउट है? मजा नहीं आता यार जब लोग सॉल्व नहीं करते हैं। 30, 31, 35, 30, 31, 35 क्या है? क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, लेकिन प्लस हाफ क्लॉकवाइज का होगा, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस हाफ किसी का भी हो सकता है और माइनस हाफ भी किसी का हो सकता है, बताया ये साफ साफ। मैंने ये बोला था कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज का, ऐसा बोला था कुछ? नहीं बोला था ना? तो फिर ये क्या होगा? ओके। इसके अलावा 31 क्या है? if the nitrogen if the nitrogen atom has configuration 1s7, it would have energy lower than that of normal ground state configuration, this because the electron would be closer to nucleus, yet 1s7 is not observed because it violates। तो यार 1s7 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 1s7 दिया है ना, तो 1s7 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1s7 रॉन्ग है। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किसने बोला था? ये बोला था पॉली ने। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया इसमें। समझ आई नहीं आया? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया है। इसके अलावा कौन सा है? 33। थर्टी वन में क्या बी दिया है? 31 में बी दिया है? क्या बात कर रहे हो? सी दिया है ना भाई, ढंग से तो देखो। सी दिया है। जे विंडो टू जेई मेन नहीं देखना है, विंडो टू जेई एडवांस का आंसर की देखो ना। आंसर की रॉन्ग देते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, नाउ 33, which hydrogen like atom have similar radius as that of Bohr orbit of hydrogen। तो बेसिकली 0.529 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, सॉरी इंटू एन स्क्वायर बाई जेड जो है क्या आना चाहिए? 0.529 आना चाहिए। मतलब एन स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? जेड के इक्वल होना चाहिए। तो एन स्क्वायर जेड के इक्वल किस में है? एन स्क्वायर जेड के इक्वल किस में आ रहा है? बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन में एन स्क्वायर जेड के इक्वल आ जाएगा। तुमने ही तो पूछा 33, तुमने ही तो पूछा था ना, जो 35 बोला था। 35 में क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो क्या है, हमें मास ए, मास और ए नॉट के टर्म्स में चाहिए आंसर। तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ये होता है ना। और हमें चाहिए, अच्छा यहां से mv क्या हो जाएगा? mv इधर से हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई r। ठीक है, दैट इज नथिंग बट p। mv को p भी लिख सकते हैं, है ना। तो p ये हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाय 2m। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पर अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ होता ही नहीं होता है, p स्क्वायर बाय 2m, है ना।
तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, इसके साथ साथ 2m भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n जो है कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट है तो 4 इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा 4a0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां से, नीचे 32 आ जाएगा, सो एच स्क्वायर और नीचे 32, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर है? ये फॉर्मूला मतलब वही है कि हमें क्या किस टर्म्स में आंसर चाहिए वो देखना था। तो हमें एम के टर्म्स में चाहिए आंसर, रेडियस के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो वो सब के हिसाब से हमारे पास यही एक तरीका था जो आ सकता था, मतलब एमवीआर के थ्रू निकालते। ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।